अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस रिसर्च फेलो की एजुकेशनल जर्नी डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बैचलर किया, ताइवान से मास्टर किया और अब पीएचडी रोमानिया से कर रहे हैं। आइए उनकी जर्नी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरफ, जॉब और स्टडी कैसी जा रही है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा जा रहा है पढ़ाई वगैरह सब चीज़। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और दूसरा एक्सपीरियंस, हर लेवल पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और इस तरह आप कोई भी अगर अपना वाकया जो इंटरेस्टिंग हो या दूसरों के लिए अच्छा लगे, दूसरों के लिए अच्छी एग्जांपल हो, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है। पहले आप अपना बताएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए और किधर आपने मैट्रिक किया। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ महमूद है। मेरा ताल्लुक मुल्तान से। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो स्कूल कॉलेज वगैरह सब चीज़ वो मुल्तान से। तो मुल्तान से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। और मेरा जो मेजर था बैचलर्स में वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो वहाँ से जो है वो मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की। उसके बाद जो है मेरा जो इंटरेस्ट था वो था मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो मैंने जो है उसी लिहाज से यूनिवर्सिटी सर्च की, उसमें अप्लाई किया। मीनवाइल यूईटी में भी अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए। तो सिलसिला चल ही रहा था कि मुझे जो है कॉल आई ताइवान की एक यूनिवर्सिटी, नेशनल चेंगकुंग यूनिवर्सिटी। वो ऐसे समझ सकते हैं कि MIT है ताइवान की। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक्सेप्टेंस मिल गई, मैंने अप्लाई किया। जो है सब चीज़ जो है स्मूथली चलती गई। उसके बाद जो है थोड़ा सा वीज़ा प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया, क्योंकि ताइवान की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। तो मुझे जाना पड़ा पहले थाईलैंड से जो है वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ से फिर मैं गया ताइवान। तो वहाँ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसके अंदर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई। उन्हीं के अंडर मैंने सारी रिसर्च की। बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, फेमस हैं उस यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर जेन फिनलैंड नाम है उनका। तो मेरा जो थीसिस था मास्टर का वो मैंने किया था कोल्ड रोलिंग के ऊपर, मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। और उसी बेसिस के ऊपर जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने लगी तो मैंने फिर जो है PhDs के लिए सर्च करना स्टार्ट किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मीनवाइल जो है मुझे मैरी क्यूरी का पता चला, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया। डॉक 3D प्रिंटिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 14 हम लोग ESR हैं, अर्ली स्टेज रिसर्चर्स। तो उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक रोमानिया था, एक टर्की था, एक UK था। तो पहले मुझे कॉल आई थी यहाँ रोमानिया से, तो इन्होंने इंटरव्यू लिया, बैकग्राउंड पूछा, पैनल इंटरव्यू था, वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो है इन्होंने एक सेकंड इंटरव्यू लिया, वो भी सक्सेसफुल रहा। फिर जो है इन्होंने मुझे ऑफर किया और तकरीबन 2-3 महीने बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया था, क्योंकि एक वीज़ा प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। सही। तो ये तो आपका था ओवरव्यू। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो आपने बताया आपने अपनी जो है मैट्रिक तक जो था वो मुल्तान से किया, राइट? हाँ जी, मुल्तान से। आपका जो है, आपकी जो एजुकेशन है ये गांव से है या सिटी के किसी स्कूल से है? नहीं, सिटी का स्कूल है, जामिया सेकेंडरी हाई स्कूल। सही। उधर तो से ही मेरी मैट्रिक है, मैट्रिक और सही। मिडल, यानी कि प्राइमरी सारी एजुकेशन वहीं से ही है। और इस दौरान आपने मतलब कोई स्कूल वगैरह चेंज नहीं किया, आप उसी में थे? हाँ जी, उसी में एक ही स्कूल से किया था और 10th तक। और FSC? FSC है मेरी किप्स कॉलेज मुल्तान। सही। वो पहला बैच था हम लोगों का, जिसके अंदर जो है प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस हो रही थी और प्री मेडिकल की। तो क्या होता था कि जो है हम लोगों को इकट्ठे बिठाते थे, सिर्फ मैथमेटिक्स, और जब बायोलॉजी की क्लासेस होती थी फिर हमें सेपरेट कर दिया जाता था। तो ये हुआ, उससे एक अच्छी चीज़ के एक PR बन गई। वो जो फेलोज थे वो आजकल डॉक्टर बने हुए हैं वहाँ पे मुल्तान में, निश्तर में होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ थी, एडवांटेज हुआ। तो प्री इंजीनियरिंग की तरफ कैसे आए, मतलब इंजीनियरिंग की तरफ कैसे आए, कि कैसा, मतलब मैट्रिक में कैसे टीचर मिले कि मैथ स्ट्रांग हुआ और फिजिक्स की तरफ रुझान हुआ कि प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है? क्या था मोटिवेशन, क्या थी? हमारे एक टीचर होते थे,
वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, और वो इस तरह पढ़ाते थे कि जो है वो 0 से स्टार्ट करके और पीक पे ले जाते थे। ये तो किस लेवल की बात है? ये स्कूल की बात है हमारी, अच्छा। 9th-10th की। उसमें थ्योरम्स पढ़ाने, ट्रिग्नोमेट्री और ये वो सारी चीज़ें जो एक होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाते थे। उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर उसी के बाद जो है सोचा कि इसको कंटिन्यू किया जाए, प्री इंजीनियरिंग की तरफ परस्यू किया जाए। तो मेन जो है ना वो टीचर ने ही पैदा किया था इंटरेस्ट सब्जेक्ट के अंदर। सही। और जो आपने इंजीनियरिंग की यूआईटी लाहौर से, आप मेरे जूनियर भी हैं, तो आपका पीरियड कैसा रहा 4 साल का उधर? तो मतलब क्या सीखा, एजुकेशन के अलावा क्या सीखा? और एंट्री यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसी थी, आसान थी, मतलब कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस, वो वाला बताएं मुझे। एंट्री टेस्ट तो जाहिर बात है एक क्रिटिकल स्टेप होता है हर इंजीनियर के लिए, प्री इंजीनियर स्टूडेंट के लिए। तो वो था, वो क्लियर किया। थोड़ा सा टफ था पीरियड। तो उसके बाद जो है जब एडमिशन हुआ तो मेरा बेसिकली पहले हुआ था पॉलीमर एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में। सही। तो उसके अंदर केमिस्ट्री बहुत टफ थी। अच्छा। वो जो है टीचर थी, वो भी सही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीचर थी। वो उनके पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत टफ था। मैंने कहा यार जो है ऑप्शंस खुले तो मैं इसको चेंज करूं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाऊं, क्योंकि एक हमारे अजीज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर हो सकता है तो इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो मैं फिर उस तरफ चला गया। उसके बाद शुरू में टफ लगा, क्योंकि पहला सेमेस्टर हो और डॉक्टर परवेज मुगल हो तो बंदा तो वैसे डर जाता है कि यार ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। हाँ, वो बड़े टफ टीचर हैं। वो बहुत ज्यादा टफ टीचर। और फिर उनकी एक बात ये थी कि ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर सॉल्व हो तो आ जाना पेपर में, नहीं तो घर बैठना तो जाहिर बात है उस पर थोड़ा सा वर्कआउट किया, चीजों को समझा, पढ़ा। शुरू में टफ था, फिर जब एक दफा ग्रिप बन गई चीजों की, फिर सो ऑन चलते रहे। और पढ़ाई के अलावा मेरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और इसके अलावा जो है सोशल नेटवर्किंग थी, जिसके अंदर मैं फिर डायरेक्टर भी रहा हूँ एशरे का, मैकेनिकल विंग का, लास्ट ईयर में। तो ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं मतलब आगे एडमिशन में? क्योंकि जब मैं था स्टार्टिंग में मैं भी बहुत था, मतलब ठीक है जीपीए लेना है, मगर बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ठीक है हमें थोड़ा इंटरेक्ट भी होना पड़ेगा और ये सारी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी जो कि मैटर करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब ये चीज़ें आपके लिए मैटर की या नहीं? बिल्कुल मैटर करती है। जीपीए भी मैटर करता है और ये सारी एक्टिविटीज मैटर करती हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने अप्लाई किया था प्रोफेसर ने पहले मुझे एक्सेप्टेंस इसी बेस पे दी थी कि आपका जीपीए अच्छा है तो आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इस बेस पे। मगर फिर आप जाते हैं वहाँ पे और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप जो है बंदा सिर्फ पढ़ाई में सही ना हो और दूसरी चीज़ों में भी सही हो। और एट द एंड जब मैंने यहाँ मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई किया था तो इसमें भी उन्होंने, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने अपनी फाइल चेक की है बाकायदा HR डिपार्टमेंट में, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि ये एशरे का मैकेनिकल विंग का डायरेक्टर रहा है, तो ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था। सही मुझे बहुत जो है हेल्प आउट किया। तो सिर्फ जीपीए नहीं, दोनों चीजें बहुत मैटर करती है कि बंदा सोशली कितना एक्टिव है और जो है पढ़ाई में कैसा है। तो जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था यूआईटी लाहौर में, वो कितना वेटेज का हामिल था आपके स्कॉलरशिप हंटिंग में? स्कॉलरशिप हंटिंग में एज सच तो नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो था प्रोजेक्ट वो था एक केस स्टडी, यानी कि हम लोगों ने एक इंटरवुड कंपनी है फर्नीचर की, तो वहाँ पे अपनी केस स्टडी की थी। बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, क्योंकि हमें पता चला कि जो है चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। वो चीज़ें जो है बाद में काम आई मास्टर्स के अंदर, मगर एज सच वो नहीं रहा, क्योंकि जो है मेरा जो मास्टर्स है वो रिसर्च बेस है और टोटली वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। बहरहाल मगर बाद में ये चीज़ें काम आई हैं कि किस तरह जो है डाटा कलेक्ट किया जाए और किस तरह जो है उसको एनालाइज किया जाए, सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो आज के वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, मतलब एज कम्पेयर टू के उससे रिलेटेड वर्क हो। वर्क मैटर नहीं करता, बेसिक स्किल्स मैटर करती हैं, राइट?
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैटलैब सीखा है, तो अगला बंदा पूछे कि यार कि आप यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हो, ये मैटलैब तो इस्तेमाल होना नहीं है। वो कभी ना कभी, कहीं न कहीं इस्तेमाल होना है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये है। बहुत मैटर करती है। हाँ हाँ। और दूसरी बात, जब आप ग्रेजुएट हुए यूटी लाहौर से और अगली जॉब या अगले स्कॉलरशिप या अगली स्टडी के दरमियान का जो पीरियड था, वो जो थोड़े से मंथ होते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस दौरान? क्योंकि मैं तो बस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था उस पीरियड में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस तरह? नहीं, वो ऐसा हुआ था कि मैं जैसे ही अपना थीसिस जमा करवाया था, तो विदिन 1 वीक मुझे मिल गई थी जॉब। वो यूएस अपैरल के नाम से है कोई कंपनी, वो गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ मुझे जॉब मिल गई थी। मगर जो है 2 वीक्स मैंने काम किया वहाँ पे, तो मैं उकता गया, क्योंकि 6 से और सुबह 6 से शाम 7 बजे तक वो सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन पे खड़े रहना, और जो है कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो मैं बहुत जो है डिसअपॉइंट हुआ था कि मैं किस तरफ चला गया हूँ, मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल शुरू में मैं था कि जॉब की तरफ जाना चाहिए, मगर वो जो 2 वीक्स का ड्यूरेशन था ना, उसने मुझे जो है इस बात पे कायल किया कि नहीं यार, मुझे जो है रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, मैं शायद उसी चीज़ के लिए बना हूँ। तो जब इंजीनियरिंग के दौरान सारा कुछ चल रहा था, तो किसी टीचर ने ऐसा बोला कि हाँ यार, आपको रिसर्च की तरफ जाना चाहिए या आपको आगे स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए, या सिर्फ ये अंदर से ही था कि हाँ यार, मैंने इस तरह की जॉब्स नहीं करनी, आई हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव? क्या था, मतलब क्या आइडिया चल रहे थे उस वक्त माइंड में? दरमियान में एक टाइम आया था तकरीबन 3rd ईयर के अंदर ना, तो उस वक्त हमें डॉक्टर परवेज मुगल पढ़ाते थे, तो थोड़े सीरियस बंदे लगे मुझे, मैं उनके पास गया कि जो है मुझे कोई एडवाइस दें कि मैं क्या करूं, मास्टर्स करूं या जो है जॉब करूं। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप जो है मास्टर्स करना चाहते हैं और आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर चले जाएं। मुझे उस वक्त ये भी आइडिया नहीं था कि हम जो है स्कॉलरशिप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होती है, और इसी वजह से मैं एक कंसल्टेंट के हाथों चढ़ गया था। ओह अच्छा, फिर क्या बना, वो स्टोरी क्या थी? वो ये था कि वो जो है ना, बरकत मार्केट लाहौर में एक कंसल्टेंट बैठा हुआ, तो मैंने राब्ता किया, इंटरनेट पे सर्च किया, इकरा कंसल्टेंट के नाम से, ठीक है। तो उनसे मैंने राब्ता की कि मैं जो है मास्टर्स करना चाहता हूँ और ये वो सब चीजें। उसने कहा ठीक है, आप आ जाए, मीटिंग फिक्स कर लें। मैं चला गया वहाँ पे, उसने कहा कि ये ऑप्शन है हमारे पास, आप जो है यूक्रेन चले जाएं, रशिया चले जाएं, फला पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज। तो मैंने उसको बताया भाई मेरे पास तो फंड्स नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और ये सारी चीजें हैं। उसके सामने मैंने सारी अपनी स्टोरी रख दी। तो बहरहाल उसने कहा जी हम आपसे लेंगे 40,000 रुपए स्टार्टिंग, आपकी फाइल स्टार्ट कर देंगे। तो ये था कि मैं जो है घर वालों से लिए थोड़े से पैसे, कुछ जो है कुछ कलेक्ट किए, खुद कलेक्ट किए, वो दे दिए, चलो यार स्टार्ट करो फाइल। तो वो एडमिशन तो उसने करवा दिया, वो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी है उसमें, अच्छा, और वो भी सेल्फ फाइनेंस। मैंने कहा अच्छा यार कहीं तो हुआ, देखी जाएगी बाकी क्या करनी। तो हुआ ये कि जो है मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। अच्छा, ये अच्छी लगती है बैड लगती? मेरा अब मैं देखूं तो शायद कुछ अच्छा ही था, मगर उस वक्त मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था कि यार ये क्या हो गया है, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैंने इसको दे दी बंदे को, और जो है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो बहरहाल वो चीज एक अच्छी थी। बाद में जो है अप्लाई आसिफ कुरैशी साहब से मैं मिला था। अच्छा। उस रिफ्यूजल के बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि जो है ताइवान का एक प्रोफेसर आया था यहाँ पे, जेरी लिन के नाम से ना, यूनिवर्सिटी में होते हैं अभी भी, तो वहाँ अप्लाई करो। और वो मेरे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट एडवाइजर थे। अरे वाह। अच्छा। मैंने ईमेल की तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है, मगर है मैं आपको ये कहूंगा कि जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्योर प्रोफेसर हो तो उससे कांटेक्ट करें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे तो वहाँ अप्लाई किया। उसके बाद एक जब मैं इंटरनेट खंगाला तो मुझे पता चला 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ जो है मेरा स्कोप बन सकता है। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट हुआ। तो फीसिस थी कुछ, वो मैंने अरेंज की, यानी कि एप्लीकेशन फी होती है। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग, हमारे यहाँ पेपैल नहीं है ना जिसके पे कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन के पास गया, ऑलमोस्ट जो है वो डबल फीस मैंने पे की थी क्योंकि वो पे नहीं कर रहे। तो वो करते करते जो है मेरा यहाँ पे NCKU में नेशनल कैंगरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया।
ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये सारा जो है ना वो एक, फिर मैं वहां गया, मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं था, स्कॉलरशिप बहुत थोड़ा था। अच्छा। तो मेरे घर वालों से कहा कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा वहां जाके ना, बस मुझे जाने। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ बहुत, अब ना जॉब मिल रही है ना मेरा एडमिशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर मैं चला गया वहां पे, घर वालों से कुछ पैसे लिए और मैं चला गया, पहुंच गया मतलब। अब मैं प्रोफेसर के पास गया, प्रोफेसर कहता है कि आपको जो है परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि मैं आपको कितना स्कॉलरशिप दूं। सही। यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत मिल रहा है, मगर जो है बाकी प्रोफेसर ने भी देना होता है ना वहाँ पे। अच्छा, उनका क्या सिस्टम है? क्योंकि जब मैं कोरिया था तो मतलब काइस्ट में, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उधर ऐसा होता था कि उनकी जो साइट है वो एडवर्टाइज करती है कुछ बेसिक स्कॉलरशिप, मगर वो जो स्कॉलरशिप होता है वो प्रोफेसर ही देता है और हर लैब ने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं स्कॉलरशिप के। तो ताइवान में कैसा है, अगर कोई ताइवान में स्टूडेंट जाता है तो? ताइवान में ना तकरीबन ये हो रहा है आजकल कि एक बेस वैल्यू दे देती है यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल लेट्स से $5,000 दे देगी यूनिवर्सिटी और आपकी ट्यूशन फी और जो है कोर्स फी वो सब चीजें माफ कर देगी। सही है। मगर प्रोफेसर भी आपको स्टाइपेंड देता है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें से वो आपको पैसे देगा, और जो फंड है जो यानी कि आपको मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपने इस महीने में कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए तो आपको सैलरी कम मिलेगी। सही, ठीक, ये चीज है वहाँ। मगर अच्छा है, जो है एक्सपोजर आपको मिलता है चीजों का। ओवरऑल रहने का क्या सीन है उधर, और खाने पीने का? और अक्सर क्वेश्चन होता है ना हलाल फूड का, तो वो क्या चक्कर है उधर? मैं था ताइनान में ना, ताइनान तकरीबन ताइपे से जो कैपिटल है उनका, उससे तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हलाल चीजें मिल जाती हैं, चिकन भी है, यूनिवर्सिटी के करीब सब चीज मिल जाता है, बीफ भी मिल जाता है हलाल, सब्जियां तो जाहिर बात है वो हलाल है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, चीजें सस्ती हैं बहुत। सही 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 सही। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है उधर? पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले तो ऐसा नहीं थी, मगर अब है, स्टूडेंट्स हैं काफी, पाकिस्तान से लोग आए हुए भी हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, शादियां की भी वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी इंडोनेशियन है वो बहुत सपोर्टिव है। सही सही, ठीक है। मास्टर हो गया उधर से, और अब भाई पीएचडी की बारी। तो पीएचडी का क्यों सोचा, मतलब जॉब का क्यों नहीं सोचा कि जॉब कर लेंगे उधर और पीएचडी कर लेंगे? क्या कैसे डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है पीएचडी करनी है? पीएचडी करनी है, ये एक जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आई एग्री, ऐसा ही है। मतलब क्या चल रहा होता है ना माइंड में, क्योंकि बंदे के पास जब बंदा ग्रेजुएट हो रहा होता है मास्टर्स में, और बंदा सोच रहा होता है कि हाँ अब जॉब की तरफ जाना है या आगे स्टडीज करनी है या एज ए रिसर्चर ही रहना है, क्योंकि मेन इशू आई थिंक ताइवान में लैंग्वेज का भी होगा। हाँ जी, मगर वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, और तकरीबन 1500 से 2000 यूएस डॉलर आराम से मिल जाता है आपको। वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है। सही सही। तो पीएचडी का मैंने इस तरह सोचा कि जो है जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो उसमें मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि प्रोफेसर क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं जो है साथ साथ जॉब करूं और पार्ट टाइम पीएचडी कर लूं। उसने कहा हाँ ऐसा है, मगर बहुत सख्त हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मेरा जो शुरू से गोल यही था कि जो है पीएचडी कंप्लीट की जाए, स्टडीज कंप्लीट कर ले, कहीं ना कहीं जो है ये पीएचडी काम आएगी। कोई ऐसी ऑप्शन देखी जाए जहाँ जो है आप जॉब भी करें और साथ पीएचडी भी हो जाए। फिर ढूंढते ढूंढते ये मैरी क्यूरी जो है मुझे मिला, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। काम कर रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ स्टडीज हो रही हैं। नहीं, ये मैं इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि मेरा जब मैंने मास्टर्स किया तब मैं भी तकरीबन इसी सिचुएशन में था कि आई हैव टू फाइंड अ जॉब। तो जॉब और साथ साथ अगर स्टडी हो जाए तो सबसे अच्छी ऑप्शन है। तो ये कुछ मेरे दोस्त थे तब, वो उनको ये फेलोशिप मिली हुई थी ऑलरेडी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है और तुम भी अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे यकीन ही नहीं आता था कि हाँ मैं भी अप्लाई करूंगा इस तरह की फेलोशिप पे, मुझे सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी रीजन है कि मैं ये क्यों ये सारा कुछ बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ ना मैं।
तो इतना ऊपर आना, ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स की बेस पे ऊपर आना, तो ये जो है अगर हम इस तरह की स्टोरीज दूसरे बंदों को बताएं तो वो भी इंस्पायर होंगे, उनको भी लगेगा हाँ जी मैं, क्योंकि अक्सर जो मेन मसला है हम लोगों में, कैपेबल सारे ही हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी जो भी हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मगर मसला उधर होता है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, अपनी जो सलाहियतें होती हैं उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हाँ वो भी ये कर लेंगे। बिल्कुल है। तब मेरा भी यही था, यही सिचुएशन में था कि मुझे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो जब आपको मैरी क्यूरी मिली तो आपको क्या था, मतलब आपका क्या, मुझे पता है आपने मुझे भी मैसेज किया था तब, ठीक है, तब आपके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे और मैं आपको यही कह रहा था कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, इनको देख लो और इनकी बेस पे डिसाइड करो। मैं खुद इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता आपका कोई डिसीजन। तो किस तरह वो डिसाइड किया आपने, और फिर कैसा था, मतलब मूड कैसा था तब जब आपने कहा हाँ जी ठीक है मैंने अब जाना ही जाना है इस तरह? शुरू में ये हुआ था कि जो है ना, मेरी जो बेसिक्स है वो सारी इंजीनियरिंग है, और मैं यहाँ पे जो पीएचडी कर रहा हूँ वो अप्लाइड साइंसेस के अंदर है, अप्लाइड फिजिक्स। तो शुरू में सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो यही थी कि यार फील्ड चेंज की जाए नहीं की जाए, आगे क्या मसले मसाइल होंगे। तो फिर मैंने एक जुल्करनैन साहब है पीईसी के बंदे, उनसे बात की। वो कहते हैं यार तुम्हारा तो फ्यूचर ही खत्म हो गया बस, तुम अगर चले जाते हो फिजिक्स की तरफ तो तुम्हें तो आगे कोई जॉब ही नहीं मिलनी, पाकिस्तान में कोई रखेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा। अगले मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि यार मैं क्या करूं, जो है इनको ना करूं हाँ करूं, क्या करूं, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो फिर जो है अगले रोज मैं गया लैब, और सुबह फिर मैंने जो है ना सर्च किया सारा, प्रोफेसर देखे। तो उनकी प्रोफाइल के अंदर एक चीज ये थी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी वो अप्लाइड साइंसेस की तरफ चले गए, और यानी कि पीएचडी उनकी अप्लाइड साइंसेस में, और जिन्होंने अप्लाइड साइंसेस में बैचलर्स मास्टर किया था उनकी पीएचडी इंजीनियरिंग में। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉमन ट्रेंड है जो चल रहा है आजकल। फिर बहरहाल मैंने इनको कहा जी ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप मुझे जो है वो वीजा प्रोसीजर ये वो सब चीज में हेल्प करें। सही। तो कॉम्प्लेक्सिटीज तो बहुत होती है शुरू में, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार मुझे भी मिल गई है। बंदे को यूक्रेन का वीजा नहीं मिला, उसको जो है मैरी क्यूरी मिल गई है। तो ये पहली पोजीशन पे अप्लाई किया था या किसी और भी पोजीशंस पे अप्लाई किया था पैरेलल में, और इंटरव्यू चल रहे थे या नहीं? इंटरव्यूज तो चल रहे थे। सही है। यूनिवर्सिटीज में एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी थी यूओडब्ल्यू यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग, वहाँ की प्रोफेसर है, उनसे जो है वो मेरा बैकग्राउंड 100% मैच करता था मास्टर्स के अंदर। ये तो मैंने थोड़ी सी फील्ड शिफ्ट की है ना, तो ये हुआ था कि वहाँ पे एडमिशन मिल गया था, सब चीज हो गई थी, स्कॉलरशिप भी मिल गया था। मगर मसला ये हुआ था कि जो है एक तो उनकी है इंश्योरेंस फी, वो पे करनी होती है, तकरीबन $3500 की एक इंश्योरेंस फी है। स्कॉलरशिप कवर नहीं करता वो? स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी में नहीं करता। अच्छा। उस वाली यूनिवर्सिटी में नहीं करता। प्रोफेसर से मेरी सारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आपको पे करनी पड़ेगी। और वो अमार भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई, अमार तो फैल, वो भी मैरी क्यूरी फेलो हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि यार मसले मसाइल ये है वहाँ पे कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी पीएचडी भी कर लेते हो तो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना यूरोप की तरफ मूव कर जाओ। फिर मैंने उनको भी मना किया, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है उनको भी मना किया, नेशनल चाओतांग यूनिवर्सिटी है उनको भी मना किया कि यार नहीं मैं वैसे पे जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ से चला हूँ, ताइवान से पाकिस्तान आया हूँ, वीजा अप्लाई किया, वीजा लेके, तो ये सारा था। और अब जब आप इधर फेलोशिप में हैं तो आपका आई थिंक साल हो गया, राइट? तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक ओवरऑल कंट्री का, रहने का और खाने पीने का, कैसा एक्सपीरियंस है? खाने पीने का ये है कि खाना वाना तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है और सस्ता पड़ता है हमें भी, और हेल्दी भी है। दूसरी बात ये कि लोग अच्छे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, मगर ये लोग जो है वो पे करेंगे लैंग्वेज सीखने के लिए, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बाकी जो है कंट्री अच्छा है, इंटरनेशनल लैब्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, यूरोप है, सबसे बड़ी बात। ये तो है। मेरा मौका अब देखें, फ्रांस के लिए मैं अप्लाई करता अगर पाकिस्तान से बस मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट ही ना देते। ये तो है। यहाँ पे
2 दिन के अंदर वीजा लगा दिया उन्होंने। ये तो है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग, सबसे जो मेजर एक्चुअली इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ओवरऑल जर्नी को अगर देखा जाए स्टार्ट से लेके एंड तक, अब तक जो आपने रूट फॉलो किया है, क्या कहते हो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये रूट फॉलो करना चाहिए या नहीं? और क्या लगता है कि जो आपने रूट फॉलो किया, मतलब आपको ऐसे लगता है, कैसे लगता है कि ये रूट जो हम जैसे मिडिल क्लास जो इस तरह की स्कॉलरशिप, इस तरह की मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये रूट फिजिबल है या नहीं? क्योंकि अक्सर ये भी होता है ना कि लोग बैचलर के बाद डायरेक्ट यूरोप में आ जाते हैं, या मतलब मेरा रूट था मैं कोरिया गया फिर इधर आया, ठीक है, आपका ताइवान था, तो हमारा रूट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या लगता है कि ये रूट ज़्यादा बेस्ट है या डायरेक्ट अगर बंदा ट्राई करे सेल्फ फाइनेंस पे वो ज़्यादा बेस्ट है? ये तो टोटली डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। अगर लेट्स से अगर सेल्फ फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो जाहिर बात है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर्स कर लिया जाए तो वो बेहतर है। क्योंकि जो है मेरे साथ और भी लोग थे, वो इंडिया से थे, वियतनाम से थे, और जो है टर्की से थे कुछ लोग। उनकी जो एजुकेशन थी वो विद इन द कंट्री थी। ये बात उन्होंने मेंशन की बाद में, जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो पूछा था मैंने कि आप लोगों ने क्या चीज देखी मेरे अंदर। तो एक तो ये एडवांटेज मुझे मिला था कि यूनिवर्सिटी अच्छी थी और जो है उनका रिसर्च लेवल काफी अच्छा है, तो उस चीज का एडवांटेज है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो है हर बंदे की जो डेस्टिनी है वो तो डिफरेंट है, ठीक है, मगर बंदा जो है ना वो बहरहाल खुद सेल्फ एफर्ट करे, देखे उसके लिए क्या चीज अच्छी है। और जो है बेहतर ये है कि रिसर्च बेस्ड मास्टर कर लें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, चाइना से कर लें, कोरिया से कर लें, ताइवान से कर लें, जापान से कर लें। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास। रूट अच्छा है मगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि घर से दूर जाना और जो है अल्लाह आसरे पे बस। क्योंकि घर से दूर जाना और ख़ास तौर पे ये कोरिया और ताइवान जैसी, चाइना जैसी कंट्रीज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती है ना, क्योंकि प्रोफेसर जिस लैब में जा रहे हैं उसका माहौल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना। क्योंकि अगर प्रोफेसर का अपना बिहेवियर अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स को लेके तो आप तो उधर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको ज़ाहिर बात है चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो यहाँ आई एग्री कि मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी बात ये कि जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है ना थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट्स है वो देखते हैं यार ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रोफेसर की तारीफ कर रहा है, तो इसको कहीं खींचा जाए, ये भी चीज है एक। अच्छा, मुझे नहीं वैसे कभी एक्सपीरियंस हुआ ऐसा, मुझे बहुत एक्सपीरियंस तो कैसा था, मतलब इस चीज से कैसे बचा जाए, कोई हल तो यही है कि प्रोफेसर से जो है आपकी अगर पीआर अच्छी है तो यही सबसे अच्छा हल है कि वो जो कह रहा है उसको करो, बाकी कोई बंदा मैटर नहीं करता। ठीक हो गया, मतलब इन कंट्रीज में ये चीजें ज्यादा आई थिंक मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपको जो फाइनल जो डिग्री मिलनी है प्रोफेसर जब तक साइन नहीं करेगा वो मिलेगी नहीं। जब पीआर अच्छी हो ये चीज बहुत मैटर करती है। सही। और ठीक है, मतलब हमने पूरी जर्नी तो देख लिया आपकी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह, मतलब बहुत ऊपर आ गए हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि और भी इस तरह लोग आपको देख के और ऊपर आएँ, और लोग ऊपर आएँ, मतलब रूट फॉलो करें, सिंपल एग्जांपल सामने है, फॉलो करें उसको, ऊपर आएँ। तो एंड पे मतलब जो मेरा क्वेश्चन है एक सिंपल सा, मतलब नए जो लोग हैं या नए जो स्टूडेंट्स हैं आज के खास तौर पे, उनको क्या मैसेज देंगे आप, मतलब ओवरऑल जो आपकी बेस, मतलब अंडरस्टैंडिंग की बेस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जो है हार्ड वर्क रहें और जो है सिर्फ जीपी पे ही फोकस ना करें, सोशल एक्टिविटीज और जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करें, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत होते हैं हमें पता नहीं होता, और जो है सर्चिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, और ओवरऑल जो है वो अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो है वो कुछ है, कोई चीज़ है। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जो है अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो आपको
खुद एतमादी आ जाएगी और जो है अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं आप कि यार हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि लाइफ में जो है वो ऐसे फेजेस आते हैं कि बंदा जो है ना बिल्कुल मायूस हो जाता है, यार अब क्या करना है, तो जो है बस ना जॉब है ना कुछ है, ना मुझे मास्टर्स मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ।